बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान गांव किसान कार्यक्रम में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमेशा की तरह लेकर आए हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं, जानते हैं इन तीनों सेगमेंट्स में क्या कुछ खास है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों हम सबसे पहले बात करेंगे औषधीय पौधों की खेती के बारे में। जी हां, औषधीय पौधों की जो खेती है हमारे किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि इनकी मांग लगातार बढ़ती रहती है। दवाएं बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं ये पौधे, और साथ ही साथ कई तरह के कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। किसान किस तरह से इनकी खेती कर सकते हैं, अपने लिए फायदेमंद बना सकते हैं, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट खेती किसानी में। औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती को अपनाकर किसान अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। इन पौधों की खेती अपेक्षाकृत कम उपजाऊ जमीन पर भी की जा सकती है। ये पौधे मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार औषधीय एवं सुगंधित पौधे की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को इन फसलों की खेती के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रही है। अभी आप तुलसी की खेती भी लगा सकते हैं, क्योंकि तुलसी का मौसम है। तुलसी भी अनेक प्रकार की तुलसी है। अब जो हम पूजा में लेते हैं वो तुलसी अलग होती है, लेकिन बेसिल एक है जिसको कि सर्दी जुकाम या नजले में जो हम खाते हैं वो एक तुलसी होती है। तुलसी से आप मेंथा भी ले सकते हैं। तुलसी से यूजिनॉल भी निकलता है जो दांत की दवाइयों में इस्तेमाल होता है। और आजकल जो एरोमेटिक तुलसी जो आई है, जो ये बेसिल जिसको हम बोलते हैं, उस तुलसी से अर्क ऐसा निकलता है जिसको कि डिफरेंट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे माउथ फ्रेशनर हो गए या आपके जो परफ्यूम्स वगैरह हैं उसके लिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तुलसी के लिए भी आपको पहले अपनी नर्सरी लगानी पड़ेगी। तुलसी के बीज के लिए आप उसका जो अच्छी क्वालिटी का बीज है वो आप अपने आसपास के कृषि विज्ञान केंद्र से ले सकते हैं। वहाँ से बीज लेके आप नर्सरी लगाएं और फिर 20-25 दिन के बाद प्लांट्स को ट्रांसप्लांट कर दें। तुलसी का हो या कोई भी औषधीय पौधा है, उसमें बीमारियों का ज़्यादा असर नहीं होता, क्योंकि उसमें अपने ही इतने केमिकल्स होते हैं जो किसी भी बीमारी के कीटाणुओं को मारने में सक्षम होते हैं। तभी वो हमें औषधि के रूप में हम उनको प्रयोग करते हैं। तो आप तुलसी लगा सकते हैं, आप एलोवेरा लगा सकते हैं, एलोवेरा की खेती आप कर सकते हैं। और अगर आपकी कम ज़मीन है, थोड़ी ज़मीन है, तो आप मिश्रित खेती कर सकते हैं। उसमें आप कुछ पेड़ लगा सकते हैं। जैसे अगर मान लो आपका आम का बाग है या आपका अमरूद का बाग है या अनार का बाग है, तो बाग में तो पेड़ आपके 5-5 मीटर की दूरी पे लगे होते हैं। जो उसके नीचे की ज़मीन होती है वो ऐसे ही पड़ी रहती है। वहाँ पर आप जो है जैसे एक लाइन में अश्वगंधा लगा दिया या आपने एलोवेरा लगा लिया, तो आपको डबल आमदनी भी मिल सकती है। तो इस प्रकार से औषधीय पौधों की खेती ना सिर्फ आपको आमदनी, बल्कि आप उससे अपने घर के लिए भी जो ज़रूरत पड़े इमरजेंसी में आप दवाई के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एलोवेरा है, मान लीजिए कभी कोई हाथ कट जाता है या कहीं कोई जल जाता है, आप उसकी जेल को इमीडिएटली उस स्थान पर लगा दीजिए, तो जलने पर ना तो उसका निशान बनेगा ना उसका छाला पड़ेगा, और कटे हुए पे आप लगाएंगे तो वो अपने आप ही हील हो जाएगा। तो इस तरह से आमदनी के साथ साथ आपकी अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा करते हैं हमारे ये औषधीय पौधे। औषधि गुणों वाले तुलसी के पौधे को वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तुलसी एक औषधीय पौधा है जिसका इस्तेमाल कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। इसकी शाखाएं, पत्ती और बीज सभी का अपना अपना महत्व है। प्राचीन काल से ही तुलसी के पौधों का इस्तेमाल यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सा के रूप में किया जाता रहा है। तुलसी के पौधे कई प्रकार के होते हैं जो स्वास्थ्य से लेकर वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। बेसिल तुलसी या फ्रेंच बेसिल, स्वीट फ्रेंच बेसिल या बोबई तुलसी, कर्पूर तुलसी, काली तुलसी, वन तुलसी या राम तुलसी, जंगली तुलसी, होली बेसिल, श्री तुलसी या श्यामा तुलसी।
तुलसी की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले जून जुलाई में बीजों के माध्यम से नर्सरी तैयार की जाती है। नर्सरी तैयार होने के बाद इसकी रुपाई की जाती है। रुपाई के दौरान लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। तुलसी का पौधा 100 दिनों के भीतर तैयार हो जाता है। औषधि गुणों से भरपूर एलोवेरा की बात की जाए तो ये एक छोटा पौधा होता है। इस पौधे की लंबाई 60 से 100 सेंटीमीटर तक होती है तथा इसका उपयोग में लाया जाने वाला भाग गुदेदार और रसीला होता है। बता दें कि एलोवेरा कॉस्मेटिक्स और हेल्थ ड्रिंक से दवा और खाद्य पदार्थों तक हर जगह मिल जाएगा। एलोवेरा जेल में 12 ऐसे प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो बिना किसी साइड इफेक्ट के किसी भी प्रकार की जलन को कम कर सकते हैं। ये लगभग 6 प्राकृतिक एंटीसेप्टिक्स पैदा करता है, जिसमें गोल्ड, बैक्टीरिया, कवक यानी फंगी और वायरस को समाप्त करने की शक्ति होती है। एलोवेरा के अज्वलनशील गुण के कारण ही इसका उपयोग कई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में किया जाता है। एलोवेरा में होते हैं 75 पोषक तत्व और 20 खनिज तत्व। एलोवेरा में पाए जाते हैं 12 विटामिन। एलोवेरा में है 18 एमिनो एसिड और 200 सक्रिय एंजाइम। एलोवेरा में पाया जाता है विटामिन ए, B1, B2, B6 और B12, B, C और E। एलोवेरा में कॉपर, आयरन, सोडियम, कैल्शियम, जस्ता या जिंक, पोटेशियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज मिनरल्स। वहीं एलोवेरा की खेती की बात करें तो एलोवेरा के लिए सबसे जरूरी ये है कि खेत में ज्यादा नमी ना हो, साथ ही पानी का ठहराव खेत में ना हो। एलोवेरा के लिए रेतीली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। दुनिया भर में हल्दी की जितनी खपत होती है, भारत अकेले उसका 80% उत्पादन करता है। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हल्दी से कई तरह की औषधियाँ भी तैयार की जाती है। भोजन में हल्दी को शामिल करने से हम कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि ये शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार साबित होता है। अगर आप हल्दी की उन्नत किस्मों की खेती करते हैं तो आपको अपनी फसल से अच्छा लाभ होता है। हल्दी की उन्नत किस्म में शामिल है सोनिया, गौतम, रश्मि, सुरोमा, रोमा, कृष्णा, गुंटूर, मेघा, सुकर्ण, कस्तूरी, सुवर्णा, सुरोमा और सुगना, पंत, पितम्ब आदि। आज के समय में दुनिया भर में औषधीय पौधों की मांग बढ़ने लगी है। इसकी वजह ये है कि चिकित्सा से लेकर अन्य कई क्षेत्रों में औषधीय पौधों को उपयोग में लाया जा रहा है। औषधीय पौधों के प्रति लोगों की जागरूकता और दिलचस्पी बीते कुछ समय में तेजी से बढ़ी है। इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए किसान इन पौधों की खेती से काफी मुनाफा कमा सकते हैं, जो उनके लिए आत्मनिर्भर बनने की राह आसान बनाएगा। तो ये था हमारा सेगमेंट खेती किसानी। इसी के साथ बता दें आपको कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। Clumsy, messy, playful bundles of joy, loving us more than even ourselves. Get an insight into the what, why, and how of pets. Separate the truth from the myths. Join us on the one and only show on television dedicated to pets, the Best Friends Forever show, every Sunday at 7 p.m. on DD National. ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें आज हम आपको बताएंगे पशुओं में होने वाले लंगड़ा बुखार के बारे में, जिसे ब्लैक वाटर के नाम से भी जाना जाता है। बता दें आज के हमारे सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि किस तरह के लक्षण होते हैं, किस तरह की सावधानियां आप बरत सकते हैं जिससे हमारे पशुओं को बचाया जा सके इसके संक्रमण से। आइए इन तमाम जानकारियों के लिए नजर डालें हमारे सेगमेंट पर। बरसात के दिनों में पशुओं में संक्रमित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि मौसम में नमी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जीवाणुओं को पनपने के लिए उपयुक्त वातावरण मिल जाता है। जीवाणु जनित रोगों में लंगड़ा बुखार यानी ब्लैक क्वार्टर मुख्य रूप से बरसात के दिनों में पशुओं को प्रभावित करता है। साधारण भाषा में इस रोग को जहरबाद
फट सूजन, काला बाय, कृष्ण जंधा, लंगड़िया, एक टंगा आदि नामों से भी जाना जाता है। ये रोग सभी स्थानों पर पाया जाता है, लेकिन नमी वाले क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैलता है। ये मुख्य रूप से गौवंश में अधिक होता है। भैंसों, बकरियों, भेड़ों तथा घोड़ों में भी ये रोग होता है। 6 माह से 3 वर्ष की आयु वाले पशु जो शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, उनमें ये अधिक होता है। लंगड़ा बुखार यानी ब्लैक क्वार्टर के रोग कारक की बात करें तो ये रोग क्लोस्ट्रीडियम चौवई नामक जीवाणु से होता है। ये जीवाणु बीजाणुओं का निर्माण करता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करते हुए कई सालों तक मिट्टी में जीवित रह सकते हैं। ये रोग मिट्टी द्वारा फैलता है। इस रोग के जीवाणु मिट्टी में संक्रमित पशुओं के मल द्वारा या उसकी मृत्यु होने पर उसके शव द्वारा पहुँचते हैं। जीवाणु दूषित चारागाह में चरने से आहार के साथ स्वस्थ पशु के शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसके अलावा शरीर पर मौजूद घाव के जरिए भी इसका संक्रमण होता है। भेड़ों में ऊन कतरने, पथिया करने तथा अन्य शल्य चिकित्सा के कार्यों के दौरान भी संक्रमण हो सकता है। लंगड़े बुखार के लक्षण की बात करें, पशुओं को तेज बुखार और तापमान 106 डिग्री सेल्सियस से 107 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना, पशु का सुस्त होकर खाना पीना छोड़ना, पशु के पिछली व अगली टांगों के ऊपरी भाग में भारी सूजन आना, पशु का लंगड़ा कर चलना या फिर बैठ जाना, सूजन वाले स्थान को दबाने पर कड़कड़ की आवाज होना, पशु के पिछले पैरों को अधिक प्रभावित करता है ये रोग, सूजन घुटने से ऊपर वाले हिस्से में होना, सूजन का शुरू में गर्म एवं कष्टदायक होना, सूजन की जगह पर चीरा लगाने पर काले रंग का झागदार रक्त निकलना, सूजन पैरों के अलावा पीठ, कंधे और अन्य मांसपेशियों पर होना, सूजन के ऊपर वाली चमड़ी का सूख कर कड़ी होना, लक्षण प्रारंभ होने के 1-2 दिन में ही रोगी पशु की मृत्यु का होना। आमतौर पर उपचार अप्रभावी होता है जब तक कि बहुत जल्दी उपचार नहीं किया जाता। यदि पशु चिकित्सक समय पर उपचार शुरू कर भी देता है, तब भी इस जानलेवा रोग से बचाव की दर काफी कम है। ऐसे में सूजन को चीरा मारकर खोल देना चाहिए। बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से तुरंत अलग करें ताकि फीड, चारा और पानी को बीमारी के जीवाणुओं के संक्रमण से बचाया जा सके। भेड़ों में ऊन कतरने से 3 माह पूर्व टीकाकरण करवा लेना चाहिए, क्योंकि ऊन कतरने के समय घाव होने पर जीवाणु घाव से शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे रोग की संभावना बढ़ जाती है। आमतौर पर मरे हुए पशुओं को जमीन में कम से कम 5 से 6 फुट गहरा गड्ढा खोदकर और चूना एवं नमक छिड़ककर गाड़ देना चाहिए। टीकाकरण की बात की जाए तो लंगड़ा बुखार के लिए 6 महीने या उससे अधिक उम्र के सभी पशुओं को साल में एक बार बरसात के मौसम के शुरू होने से पहले यानी मई-जून महीने में लंगड़ा बुखार का टीकाकरण करवाना चाहिए। अब कार्यक्रम में वक्त है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का, तो फिर आइए जानते हैं क्या कुछ खास है इस माह के पशुपालक कैलेंडर में। सितंबर माह में वातावरण के तापमान में उतार चढ़ाव से पशुओं को सुरक्षा दें। पशुओं को दिन के समय धूप से बचाने व पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करें और रात के समय ठंड से बचाने के लिए पशु को शेड के नीचे बांधें। बारिश के मौसम में पशुशाला में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें, जिससे संभावित बीमारियों पर काबू पाया जा सके। इस समय बाड़े की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। समय समय पर फर्श व दीवारों पर चूने के घोल का छिड़काव करें। बाड़े के आसपास गंदा पानी रुकने न दें, जिससे रक्त परजीवी जैसे थाइलेरिया, ट्रिपेनोसोमा, बवेसिया पर अंकुश लगाया जा सके। ये परजीवी मच्छर, कीट व चिंचड़ के द्वारा फैलते हैं। पशु को परजीवी नाशक दवा का घोल अवश्य पिलाएं। पशु चिकित्सालय में जाकर गोबर की जांच अवश्य करवाएं और मेमनों को इंटेरोटॉक्सिमिया रोग का टीका लगवाएं। नमी जनित रोगों की रोकथाम के साथ साथ गला घोटू और लंगड़ा बुखार के नियंत्रण के लिए पशु को टीके लगवाएं। रोग के लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सक से संपर्क करें। इस मौसम में मिलने वाला हरा चारा पशु को सीधे न दें, इससे अफारा हो सकता है। चारा देते समय उसमें सूखा चारा व दाना भी मिलाएं। साथ ही पशु को बाहर चरने न भेजें। इस समय चारे की अधिकता का लाभ उठाएं और हरे चारे से साइलेज बनाएं, जो विपरीत मौसम में काम आएगा। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव के साथ। क्या आप तनावग्रस्त रहते हैं? नींद नहीं आती, हमेशा बेचैनी रहती है,
हार्ट अटैक हमारे देश में मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। शुगर और तंबाकू की बाद इसका एक बड़ा कारण मानसिक तनाव भी है। हम जानेंगे दूरदर्शन किसान चैनल के माध्यम से कि हम इससे अपने दिल को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। वर्ल्ड हार्ट डे पर विशेष सुने अपने दिल की, बीमारी से पहले देता है संकेत, दिल की बीमारी, लक्षण और उपचार। स्वस्थ किसान इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। अब कार्यक्रम में वक्त है कामयाब किसान की दास्तान का, यानी कि मुलाकात करने का हमारे कामयाब किसान से। आज के जो हमारे कामयाब किसान हैं, उन्होंने सरकार और साथ ही साथ हमारे कृषि वैज्ञानिकों की मेहनत को अपनाया है। जी हाँ, नई नई तकनीकों को अपना करके हमारे किसान सफल हो रहे हैं और आज के हमारे सफल किसान प्रीतम सिंह ने भी कुछ ऐसा ही किया है। जैविक खेती को अपनाए हुए हैं, आधुनिक तकनीकों को अपनाए हुए हैं। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं कैसा रहा है इनका कामयाबी का सफर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के एक छोटे से गांव में रहते हैं प्रीतम सिंह, जो पेशे से एक किसान है। प्रीतम सिंह अपने गांव के दूसरे किसानों को जब खेती करते देखा तो ये जाना कि पारंपरिक रूप से खेती करना बहुत ज्यादा लाभदायक नहीं है। हालांकि अगर खेती को एक व्यवसाय के रूप में किया जाए तो यही खेती आपको एक सफल किसान बना सकती है, जिससे आप अपनी आमदनी भी बढ़ा सकेंगे, साथ ही दूसरे छोटे किसानों को भी रोजगार दिया जा सकेगा। आइए प्रीतम सिंह की जुबानी ही जानते हैं कि कैसे उनका रुझान खेती की तरफ बढ़ा। मेरा जन्म 19/4/1961 में गांव नेकपुर जिला बुलंदशहर में हुआ, लेकिन जो खेती की तरफ जो रुझान है वो 2005-06 में एक पाठशाला चली थी आकाशवाणी और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली की। उससे जुड़ने के बाद में जब मैंने वहाँ नई टेक्नोलॉजी देखी, उससे प्रभावित हुआ। प्रीतम सिंह ने अपने अनुभवों से ये जाना कि फसलों को एक व्यवसाय का रूप दिया जाए। उन्होंने कच्चे माल को बेचने के बजाय तैयार उत्पाद को बाजार में बेचना शुरू किया, जिसकी वजह से उनकी आय में बढ़ोतरी हुई और आज प्रीतम सिंह एक सफल किसान के रूप में दूसरे किसानों के लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं। प्रीतम सिंह के लिए बुलंदशहर उनकी जन्मभूमि भी है और कर्म भूमि भी। प्रीतम सिंह को हमेशा से ही खेतों में दिलचस्पी थी, लेकिन किसानों की खस्ता हालत को देखकर उनका रुझान खेती से हटता जा रहा था। प्रीतम सिंह को लगता था कि खेती करना जीवन को बेहतर बनाने के लिए अच्छा विकल्प नहीं है। हालांकि उनका बचपन शहर में बीता, लेकिन प्रीतम सिंह को ये बात तो समझ आ गई थी कि खेती को व्यवसाय के रूप में बदल दिया जाए तो इससे किसानों की आर्थिक स्थिति को बदला जा सकता है, जिसके लिए प्रीतम सिंह ने खेती से जुड़ी नई नई तकनीकों को जानना शुरू किया और दूसरे किसानों से भी इस जानकारी को साझा किया। गाँव में जो आदमी रहते हैं तो उनको शहर की तरफ ज्यादा रुझान है। बाकी मैं तो ज़्यादातर बचपन से लेके और 2005 तक शहर में रहे, तो शहर से यदि देखी जाए तो गांव की थोड़ी सी आर्थिक स्थिति की वजह से गांव में हम जो ज़िंदगी देखते हैं कि ख़राब है। बाकी रहन सहन गांव का बढ़िया है। सिर्फ आर्थिक स्थिति में प्रॉब्लम क्या है कि खेती जो घाटे का सौदा है, और घाटे का सौदा है किस लिए कि किसान को अपने उत्पाद तो कर लेता है पर उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। और हमने उसी को व्यवसाय के रूप में जब ले गए तो 2 पैसे ज़्यादा कमाए तो हमारे को तो शहर और गांव में कोई फ़र्क नहीं है। और आज शहर से बढ़िया स्थिति हमने गांव में ज़िंदगी जी रहे हैं। प्रीतम सिंह ने जब किसानों को खेती करते देखा तो उन्होंने ये बखूबी जाना कि किसानों के पास बेहतर बीज की कमी है, जिसकी वजह से खेतों में उगने वाली फसलों का अच्छा दाम बाजार में किसानों को नहीं मिल पाता। जब प्रीतम सिंह शहर में रह रहे थे तब वो पूसा इंस्टीट्यूट से जुड़े। वहाँ प्रीतम सिंह ने खेती से जुड़ी पाठशालाओं में हिस्सा लिया। यहाँ प्रीतम सिंह ने एक प्रतियोगिता में भी भाग लिया। यहाँ प्रीतम सिंह ने अपनी सूझबूझ और ज्ञान की वजह से इस प्रतियोगिता में खेती से जुड़े सभी सवालों के सही जवाब दिए और सही जवाब देने वाले कुल 50 किसानों में से लकी ड्रॉ के जरिए 3 किसानों को चुना गया, जिसमें से एक प्रीतम सिंह थे। यही समय था जब प्रीतम सिंह पहली बार पूसा इंस्टीट्यूट से जुड़े। प्रीतम सिंह ने पूसा इंस्टीट्यूट से जुड़कर सफल किसान की अपनी राह पर चल पड़े थे। प्रीतम सिंह ने पूसा से अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों के रखरखाव और उसे उगाने की सही प्रक्रिया को जाना, जिससे उनका ही नहीं बल्कि उनसे जुड़े दूसरे किसानों को भी लाभ मिला। आज प्रीतम सिंह 2000 से ज्यादा किसानों से जुड़े हुए हैं और बीजों के संरक्षण का काम कर रहे हैं। जब इसमें आए तो 1 साल तो हमारे को परेशान हुई, पर हमारे को पूसा इंस्टीट्यूट में ऐसे साइंटिस्ट मिले
कि वो हर मुसीबत में हमारे साथ रहे। उन्होंने इतनी हेल्प करी और आज हम जो इंडिया लेवल की जो बीज इंडिया प्रोड्यूसर कंपनी है वो उन्हीं की मेहरबानी और उसमें हम बड़े संतुष्ट हैं। और उसके साथ में हम 20 मेंबर के साथ में 2000 किसान पूरे इंडिया लेवल के जुड़े हुए हैं जो बीज का उत्पादन कर रहे हैं। प्रीतम सिंह ने पूसा से मिले ज्ञान और तकनीक को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने दूसरे किसानों से भी इस तकनीक को साझा किया और उनकी आर्थिक स्थिति को दुरुस्त करने में उनकी सहायता की। प्रीतम सिंह ने दूसरे किसानों को ये समझाया कि अगर हम खेती को एक व्यवसाय के रूप में अपनाएंगे तो इससे हम आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे और खेती के जरिए अधिक मुनाफा कमा सकेंगे। आइए जानते हैं कि कैसे प्रीतम सिंह ने समतलीय तकनीक को अपनाया और खेतों में पानी की बचत की। सबसे पहले हम 2007-8 में एक लेजर लेवलर बोलते हैं जिसे समतलीकरण बोलते हैं, वो हम सबसे पहले लेकर आए थे। तो उस टाइम तो कमी करे, पर अब हमारे गाँव की बात करें या आसपास के गांव की बात करें तो 90% सबका समतलीकरण खेतों का हर किसान निकले, उससे करीब 30 से 35% पानी की बचत है। साथ साथ में पहले छिड़कवा विधि से गेहूं बोते थे, अब सब सीड ड्रिल से करते हैं तो उससे पैदावार में भी फर्क पड़ा है और जो जर्मिनेशन और ईल्ड में भी फर्क पड़ा है। नई तकनीक के जानकार प्रीतम सिंह ने गेहूं बोने की नई तकनीक को अपने क्षेत्र के किसानों के साथ साझा किया, जिसकी वजह से किसानों की पैदावार बढ़ी और उनकी आय में भी इजाफा हुआ। प्रीतम सिंह ने हमेशा किसानों को सफल किसान बनने के लिए एक ही मूल मंत्र दिया, अगर वे अपनी फसल को कच्चे माल के तौर पर बेचेंगे तो ये उनके लिए घाटे का सौदा होगा, लेकिन अगर उसी फसल को एक तैयार माल के रूप में बाजार में बेचा जाएगा तो उन्हें उस फसल की अच्छी कीमत मिलेगी। प्रीतम सिंह के मुताबिक किसानों को किस तरह के बीजों का इस्तेमाल अपने खेतों में करना चाहिए जिसमें किसानों की फसल तैयार माल के रूप में बाजार में बेची जा सके। साइंटिस्ट वाले जो उस पर जाएंगे फार्मूला पे, तो जिस प्रजाति का बीज है वो प्योर बीज होना चाहिए। प्योर का मतलब है कि जो भी हमारे फिजिकल प्योरिटी है, जर्मिनेशन प्योरिटी है, वो मानक के आधार पर होनी चाहिए। जैसे हम कोई भी बीज ले रहे हैं तो उसमें 98% उसी प्रजाति की बाली, उसी प्रजाति के कलर, उसी प्रजाति के मतलब लंबाई, पत्ती एक जैसी होनी चाहिए। तो बीज और अनाज में ये फर्क है। पर साथ में हम क्या करते हैं, जैसे अब हमने बीज 100 कुंटल रोक लिए और हमने बेचा और उसमें 80 कुंटल बिक गया, 20 कुंटल रह गया, तो फिर भी वो अनाज नहीं है, उसको हम प्रोसेस करते हैं। जैसे मैदा बना दी, आटा बना दिया, दलिया बना दिए। प्रीतम सिंह बीजों को लेकर काफी गंभीर है। किसान भाई अक्सर ऐसे बीजों का चयन करते हैं जिससे उनकी फसल तैयार माल के रूप में बाजार में बेची नहीं जा सकती, लेकिन किसान अगर सही बीजों का चयन करे तो उन्हें अच्छी फसल के साथ साथ उसकी अच्छी कीमत बाजार में मिल सकती है। प्रीतम सिंह खुद ही बीजों की बुआई और कटाई का काम करते हैं, साथ ही वे ये भी सुनिश्चित करते हैं कि उनके द्वारा तैयार किए गए बीजों की गुणवत्ता कैसी है और फसल की पैदावार कैसी हुई है। जाहिर है कि उनके द्वारा तैयार किए गए बीजों से किसान भाइयों को अच्छी फसल मिलती है। फाइनल व्यू। आज भी प्रीतम सिंह अपने खेतों में खेती करते हैं, अपनी गाय भैंसों के लिए उसी सादगी से चारा काटते हैं। प्रीतम सिंह का बीजों के प्रति ये प्यार ही तो है। उन्हें जब भी मौका मिलता है तो वो किसानों के साथ बीजों से जुड़ी जानकारी साझा करते हैं। प्रीतम सिंह ने दूसरे किसानों को वैज्ञानिक तकनीक से खेती को और बेहतर बनाने पर जोर दिया, जिससे किसानों की आय बढ़े और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान। उम्मीद है आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होंगी। साथ ही बता दें आपको दोबारा हमारा ये कार्यक्रम देखना है तो आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और दोबारा हमारा ये एपिसोड आप देख सकते हैं। साथ ही आपको बता दें अगले अंक में फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष कुछ अहम जानकारियां लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता ही सेवा अभियान को सफल बनाना है। ODF+ योजना